का टॉपिक बिल्कुल जैसे स्टूडेंट्स के लिए वेरी न्यू है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जाहिर है उन्होंने फॉलो किया होगा, यकीनन कुछ ऐसी होंगी पॉइंट्स जो उनसे मिस भी हुई होंगी। तो आज थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखते हैं, प्लस में एटीपी का अकाउंट है वो भी हम आज बनाते हैं, एटीपी का अकाउंट भी बनाएंगे कि एटीपी का भी अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे हम आते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे इनर मेम्ब्रेन है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट है। जैसे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान जो एनएडीएच और एफएडीएच बनते हैं, ये हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे आपको पता है कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखेंगे तो मीन्स उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और साथ में उनके जो फोल्ड्स होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टा सिंगुलर है, क्रिस्टी प्लूरल है। इन्हीं क्रिस्टी पे जो है वेरियस एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स आर लोकेटेड, कॉम्प्लेक्सेस हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। जैसे अगर आपने जैसे डायग्राम में थोड़ा देखा होगा तो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 जैसे लिखा हुआ है, प्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है। तो उन कॉम्प्लेक्सेस के नेम भी है, जैसे पहले कॉम्प्लेक्स का नेम है जैसे एनएडीएच डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, दूसरे कॉम्प्लेक्स का नेम है जैसे एफएडीएच डीहाइड्रोजनेज, तीसरे कॉम्प्लेक्स का नेम है जैसे को एंजाइम क्यू है, चौथे कॉम्प्लेक्स का जैसे नेम आपको पता है कि जैसे एनएडीएच रिडक्टेस है। उसके बाद जो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम सी। उसके बाद जो है एक और कॉम्प्लेक्स है जिसे कॉम्प्लेक्स 4 लिखा हुआ है, वो है साइटोक्रोम, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेज। इस तरह से चार जो ये जो बड़े कॉम्प्लेक्स दो इसमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो यानी जो एफएडीएच और एनएडीएच के अंदर जो हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की ये चेन है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो जाहिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, साथ साथ में जो है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गिव अप करेंगे। तो इसी तरह से जो है तीन ऐसी पॉइंट्स हैं जहां से ऐसे प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं, ताकि वहां पे ज्यादा प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हो। और देन एक और जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स मौजूद है, उसके जरिए जब चार प्रोटॉन पास होंगे तो उनकी एनर्जी से एटीपी प्लस पी एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस अमल को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। और इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा या मैक्सिमम जैसे एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, हम काउंट भी बनाएंगे, आज दोबारा से काउंट भी बनाएंगे। तो जैसे आपने देखा कि इसमें जो सबसे पहले आपको ये नेम याद होने चाहिए, जैसे पहला ये कॉम्प्लेक्स है और ये इसी तरह से दूसरा कॉम्प्लेक्स है, नंबर 1 कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स, नंबर 4 कॉम्प्लेक्स, चार जो मेजर कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे पहले कॉम्प्लेक्स का नेम है एनएडीएच डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, एफएडीएच डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, कोएंजाइम क्यू है। 4 नंबर पे साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, और देन जो है साइटोक्रोम सी है, और उसके बाद ये जो 4 नंबर कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तीन ऐसी पॉइंट्स हैं, जैसे तीन बड़े ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे आप देख रहे हैं, नंबर 1 दैट इज द एनएडी डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, एंड ये जो नंबर 3 पे जहाँ पे मौजूद है कॉम्प्लेक्स है वो साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, और चौथा ये जो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स है इसका नेम है जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। तो ये इनके जरिए जैसे प्रोटॉन होंगे, ये जो एरिया है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो एरिया है इससे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो यानी ये जो प्रोटॉन होंगे ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इनकी हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी तो अनदर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नेम है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, जिसे F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। F0 पार्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के साथ जो है एम्बेडेड है, इनकॉर्पोरेटेड है। बाकी इसका जो हेड लाइक पार्ट है, जैसे इलस्ट्रेशन के अंदर तो जस्ट ऐसे बना लेते हैं कि हेड लाइक है, बट ये कॉम्प्लेक्स है, मेनी इसमें कंपोनेंट्स होता है। जैसे ही प्रोटॉन जैसे पास होंगे तो उनमें से जो है इतनी एनर्जी होगी कि जिसके रिजल्ट में एटीपी प्लस पी, उसके रिजल्ट में एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। 32 मॉलिक्यूल एटीपी के इस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के अमल से होते हैं। फास्फोरिलेशन हम इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप हुआ किसके साथ, एडीपी प्लस पी, बाय द हेल्प ऑफ जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के जरिए, जैसे आपने देखा
कि जिसमें एक प्रोटॉन ग्रेडियंट भी पैदा हुआ था हायर कंसंट्रेशन। तो ये ऑक्सीडेशन भी हुई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी अमल हुआ था। प्लस में जैसे आप देखें इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए एक और भी टर्म दिया जाता है जिसे कीमियो ऑस्मोसिस भी कहते हैं। कीमियो रेफर्स टू जैसे केमिकल्स जिससे ऑस्मोसिस में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जैसे मूवमेंट होती है। तो इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हायर कंसंट्रेशन में और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लोअर कंसंट्रेशन में, तो इस तरह से होता है। तो आपने ये मोर ओवर ये भी देखा जैसे NADH है, तो NADH जब आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ये ऑक्सीडाइज्ड हुए तो उनके इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी की तरफ जाते हैं, FADH के भी साइटोक्रोम सी की तरफ जाते हैं। साइटोक्रोम सी से जो ये कॉम्प्लेक्स है नंबर जैसे यहाँ पे 3 नंबर कॉम्प्लेक्स आपको पता है साइटोक्रोम रिडक्टिव कॉम्प्लेक्स है, उसके जरिए साइटोक्रोम सी तक जाते हैं। एंड देन साइटोक्रोम सी के बाद जो है साइटोक्रोम 4 से होते हुए देन फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। जैसे कि आपको पता है द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, final or terminal electron acceptor is oxygen. The final or terminal electron acceptor is oxygen. ऑक्सीजन जो फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ये हाइड्रोजन है, जैसे इलेक्ट्रॉन इनको मिलते हैं तो ऑक्सीजन जो रिएक्टिव हो जाती है, तो ये जो दो फ्री हाइड्रोजन आयंस होंगे उनके साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और ऑक्सीजन का सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर जो रोल है वो है फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो फ्लो करते आ रहे थे, बट इन इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल ये है कि ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन थे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ऑक्सीजन रिएक्टिव हुआ, देन जो है दो फ्री हाइड्रोजन आयंस उनसे मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना है। तो इस अमल को हम कहेंगे कि ये जो है जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल है। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, बुक रीडिंग जो NTP की करेंगे होपफुली, तो आप समझ में आपके लिए आ जाएगी। इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट इन डायग्राम्स को थोड़ा जहन में रखें, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम को जहन में रखें, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को जहन में रखें, होपफुली आप समझ जाएंगे। कोई इतने बिग जैसे इशू नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे तो वो पॉइंट्स आपके जहन में आती जाएंगी, डायग्राम को भी आप सामने रखेंगे, तो इस तरह से जो है दिखा। तो इसी तरह से जो एक और जो इशू जो स्टूडेंट बता रहे कि यानी में इलेक्ट्रॉन ये जो ATP काउंट है वो ATP काउंट कैसे होता है। तो सबसे पहले सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये आप देखें जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज उसमें जब ग्लाइकोलिसिस का अमल होगा, प्रोसेस होगा, साइटोप्लाज्म में होता है, जिसके रिजल्ट में आपको पता है पायरुविक एसिड बनता है। और पायरुविक एसिड आपको पता है कि डायरेक्टली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं होता है, उसमें एसिटाइल कोएंजाइम के निकलता है, कोएंजाइम में बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, देन एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर्स इनटू क्रेब साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम ही क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल। तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर नेट हमें क्या मिला। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के जरिए हमने देखा कि यहाँ पे जो है 2 ATP मॉलिक्यूल मिले किस प्रोसेस के जरिए, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, नेट ATP 2 मॉलिक्यूल बने। इसी तरह से अगर हम देखें ग्लाइकोलिसिस के अंदर और क्या इसमें जब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज की ग्लाइको सही है, पॉइंट सही जगह। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा कि 2 NADH भी मिले। उसके बाद पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट हुआ तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे मजीद जैसे
2 NADH मॉलिक्यूल भी मिले, 2 NADH मॉलिक्यूल मिले। उसके बाद जैसे आपने और भी देखा सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान हाउ मेनी NADH, 3 NADH मिले, 3 NADH मिले, 3 पॉइंट्स पे मिले थे, जैसे आपको याद होगा 3 पॉइंट्स पे NADH मिले थे, सॉरी 6, 3 पॉइंट्स पे मिले थे, हम डबल करेंगे 3 into 2 इज 6 NADH, टोटल जो 6 NADH। उसके बाद जैसे यहाँ पे इसी सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर 2 FADH भी मिले थे, FADH भी मिले थे। साथ साथ में हमने ये भी देखा था, याद भी है आप स्टूडेंट्स को, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल भी मिले थे। ATP मॉलिक्यूल जो है बाय द प्रोसेस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के तहत 2 ATP मॉलिक्यूल मिले। इसी तरह से आप एक और भी पॉइंट नोट करेंगे, जैसे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन है जिसमें पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी मिले थे यहाँ पे। इसी तरह से आपको ये भी याद होगा, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी मिले थे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। अब हम जैसे इन सब का काउंट करेंगे, काउंट इस तरह से करेंगे, तो थोड़ी देर पहले जैसे आपने देखा कि ये जो NADH या FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा जिसके जरिए जैसे ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पे जैसे होता है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल होगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जिसे कीमियोस्मोसिस भी कहते हैं, कीमियोस्मोसिस भी कहते हैं। तो इसमें जैसे ग्लाइकोलिसिस में जो 2 NADH मॉलिक्यूल है उसमें 2 ATP बनाने की सलाहियत है, इसमें जैसे ओनली 2 ATP, जो 2 ATP, क्योंकि जैसे हमारे NTP बुक के अंदर भी जैसे डायग्राम के अंदर आपने देखा कि जैसे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल, और NADH कहाँ पढ़े हैं, NADH पढ़े हैं साइटोसोल के अंदर पढ़े हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे तो एनर्जी बनेगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के लिए 1 ATP कंज्यूम हो जाता है इनका, ये हमारे NTP में लिखा हुआ है, जैसे आप देखेंगे नई डायग्राम साथ में एक जैसे साइड पे एक मार्जिन पे लिखा हुआ, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, बट सिंपल वर्ड्स में ये है कि NADH जो साइटोसोल में बने थे वहां से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के लिए 1 ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाता है, तो इस वजह से इनका जो NADH में जो ATP बनने का जो अमल होगा वो कम होगा। जैसे 2 NADH हैं, 2 ATP बनाने की सलाहियत, तो टोटल इसमें जो है 4 ATP मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 4 ATP मॉलिक्यूल। बाकी ये है इसमें 3 ATP बनेंगे यकीनन, तो 6 ATP। और प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। इसी तरह से ये 6 NADH है मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 18 ATP, इसमें ये 18 ATP बनेंगे। 2 FADH है, इसमें 2 ATP, तो यानी ये जो है 4 ATP बनेंगे, इसमें 4 ATP बनेंगे। अब हम इनको जो है जैसे सम करेंगे तो ये 32 ATP बन जाएगा, तो यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए 32 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। 32 ATP मॉलिक्यूल ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए बने। अब यहाँ पे आप और भी देखें, जैसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के भी ये पढ़े हैं, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के पढ़े हैं, ये यानी इनका टोटल करेंगे तो ये 4 ATP पढ़े, 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन और 32 ATP जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इनको अब हम जैसे प्लस करें तो ये टोटल हो जाएंगे 36 ATP मॉलिक्यूल। यानी सेल्यूलर एस्पिरेशन में ग्लूकोज की कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होगी तो उसके रिजल्ट में 36 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और उसमें जब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे तो आखिर में 36 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। इसी तरह से आप जैसे देखें हाउ मेनी CO2, जैसे आपको पता है कि 6 CO2 बनते हैं, और 6 CO2 बनने के जैसे अमल में आपने देखा कि जो लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन था पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनने के दौरान जैसे 2 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं, और सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर भी जैसे 4 कार्बन डाइऑक्साइड के
तो टोटल ये 6 CO2 बने, और यहाँ पे जैसे टोटल जो है, टोटल यकीनन जैसे 36 ATP मालिक्यूल बने। इसी तरह से आपको काउंट करना है कि जैसे ग्लाइकोलिसिस और पायरुविक एसिड के दरमियान जैसे कितने NADH बने हैं। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम NADH, और सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर NADH की तरह एक साइकिल में 3 बनते हैं, और दोनों को मिलाएंगे 2 साइकिल होंगे तो 2 बार, तो इसमें जैसे 6 NADH हो गए और 2 FAD, एक साइकिल में एक FAD, और आखिर में जैसे आप इनको काउंट करेंगे, यकीनन जो आप याद कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है, याद करने की चीजें ज्यादा है। प्लस में आपको ये भी याद करना होता है कि जैसे यानी कितने कार्बन का जैसे कंपाउंड, खास तौर पे पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो है कितने कार्बन के ये मालिक्यूल, कभी कभार बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, और ग्लाइकोलिसिस होगी पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे जैसे OAA था जो 4 कार्बन कंपाउंड था, और जब ये 2 कार्बन मिला तो ये 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे। 6 कार्बन कंपाउंड बनने के बाद 2 टाइप्स जैसे यहाँ पे CO2 जैसे मालिक्यूल जैसे यहाँ से बनेंगे, तो बाकी रिमेनिंग आगे सारे 4 कार्बन के होते हैं। तो इसी तरह से छोटी छोटी सी ट्रिक्स है, पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान में रखते जाएंगे तो ये इन पूरे प्रोसेस को आप समझ सकते हैं। आखिर में जैसे ये पूरा काउंट था कि यानी कितने ATP कहाँ कहाँ से बने, ये इसके बारे में था। होपफुली आपने थोड़ा सा थोड़ी सी आपकी खुद आप तवज्जो देंगे तब ये याद हो सकता है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, मुश्किल चीजें नहीं है, आसान है, और जस्ट याद हो सकते हैं, आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज के हवाले से थोड़े से इसी NTB के अंदर कुछ टॉपिक रहते हैं। NTB पोर्शन में कुछ टॉपिक्स हैं जो आखिर में जो पढ़े, हमें आज इनको डिस्कस करना है NTB के हवाले से। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन वगैरह ये हो गया था। इम्पोर्टेंस ऑफ G3P, आई थिंक ये हेडिंग आज रखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ G3P मॉलिक्यूल। पेज नंबर 96 में है, NTB में इम्पोर्टेंस ऑफ G3P मॉलिक्यूल। G3P मॉलिक्यूल की इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे कि आपको पता है G3P ट्रायोस है, ट्रायोस शुगर है। आपको पता है जैसे आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस के दौरान, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज ATP जैसे बाइंड हुए तो ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बाद एक और ATP खर्च हुआ तो देन फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। उसके बाद यही मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ था, फर्स्ट टाइम लाइसिस हुई थी, ब्रेकिंग हुई थी, तो यानी फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हुआ। हर एक के अंदर 3 कार्बन थे, हर एक के अंदर 3 कार्बन थे। उसे हम कह रहे थे कि ये DHAP डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, या इससे G3P कहते हैं, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, और बोथ आर आइसोमर एंड इंटर कन्वर्टेबल। ये भी आपने जैसे पहला फेज था ग्लाइकोलिसिस का, उसमें आपने पढ़ा था। जो इन्वेस्टमेंट फेज है, प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस है, उसमें आपने इस सीरीज में पढ़ा। तो G3P मॉलिक्यूल की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है, ये आज हमारी हेडिंग है। ये G3P मॉलिक्यूल जैसे आप देखें ग्लाइकोलिसिस में भी है, एज वेल एज अगर आप स्टूडेंट को थोड़ा बहुत याद है तो कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन है, उसके अंदर भी जैसे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, राइबोल बिस्फास्फेट होता है, देन फास्फोग्लाइसरिक एसिड होता है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड के बाद देन जो है DHAP बनते हैं या G3P मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी G3P मॉलिक्यूल जो है फोटोसिंथेसिस में भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पे पहचाना जाता है, एज वेल एज जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस या सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अमल के दौरान भी G3 की मॉलिक्यूल ट्रायोस शुगर की इंपॉर्टेंस है। इससे पहले मोर ओवर आपने जैसे देखा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में जब हमने चार्ट पढ़ा था उसमें भी जैसे ग्लाइसरल अल्डिहाइड के बारे में जिक्र था कि ये इंटरमीडिएट है किसके दरमियान, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और जैसे फोटोसिंथेसिस में भी ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। तो G3P की एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो कुछ पॉइंट्स हैं G3P की, जनरली जैसे आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ G3P, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट आर is an G3P is important intermediate of respiration and photosynthesis। जैसे अभी हमने डिस्कस किया
कि रेस्पिरेशन में किस जगह पे ये G3P मॉलिक्यूल बना था और फोटोसिंथेसिस में किस जगह पे। In respiration, G3P appears during glycolysis pathway, which leads to the formation of pyruvic acid. तो आपको पता है कि ये अभी हमने जैसे पढ़ा था फरक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट जैसे दो मॉलिक्यूल में ब्रेक हुआ था, वो एक G3P और DHAP था। एंड देन G3P के बाद आखिर में जैसे वही सेम मॉलिक्यूल जब पे ऑफ का फेज था तो उसमें जैसे आपने देखा अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट थी पायरुविक एसिड, यानी G3P से पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड से आगे एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो देन जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर होता है। तो यानी इसकी एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से जो कैल्विन साइकिल में कहा है, कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस G3P मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज फास्फेट विद इन द क्लोरोप्लास्ट, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। आपको पता है कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 कार्बन कंपाउंड, ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट, फास्फेट ग्रुप एड है 3 नंबर कार्बन पे, तो हम उसे कहेंगे ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ये सेम कहेंगे ग्लाइसिल। इसी तरह से आपने जैसे अभी आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, जैसे फ्रक्टोज डाइफास्फेट है, तो ये ब्रेक हुआ है फर्स्ट टाइम ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये 3 फास्फेट 3 जो कार्बन और फास्फेट ग्रुप पर है ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फास्फेट या DHAP आर, जैसे आपको पता है कि ग्लाइसिलएल्डिहाइड फास्फेट और बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, दोनों जो है इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये भी इससे पॉइंट बताइए। ग्लूकोज फास्फेट इज देन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज एंड स्टार्च। इसके बारे में मींस जो प्लांट्स के अंदर G3P मॉलिक्यूल है उसी में से आगे G3P, जैसे एक ट्रायोस है ना, ट्रायोस शुगर है, ऐसे 2 G3P होंगे तो यकीनन एक हेक्सोस बनेगा। और आपको पता है कि जैसे 6CO2 कैल्विन साइकिल के अंदर इंटर होते हैं, जो 3CO2 जब इंटर होंगे तो 1 G3P मॉलिक्यूल बनेगा। सेकेंड टाइम जब 3CO2 आएंगे तो एक और G3P बनेगा, तो G3P प्लस G3P ट्रायोस प्लस ट्रायोस हेक्सोस शुगर बनेगा। इसी हेक्सोस शुगर में देन डाइसेक्राइड भी बनेंगे, देन इसी में से पॉलीसेक्राइड भी बनेंगे। सब चीजें जो ऐसी G3P से बनेंगे। इसी वजह से हम इसे कहते हैं ग्लूकोज एज ए स्टार्टर मॉलिक्यूल। स्टार्टर मॉलिक्यूल की मीनिंग है इनिशियली ये जो G3P मॉलिक्यूल से ग्लूकोज और ग्लूकोज से आगे प्रोटीन्स भी बनेंगे, फैट्स भी बनेंगे, सब प्लांट्स के अंदर इसी तरह से बनेंगे। तो यही एग्जाम्पल दिया गया है कि इस G3P मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनेगी, फ्रक्टोज भी बनेगा, सक्रोज भी बनेगा, स्टार्च भी बनेगा, वो सब इस G3P के बाद ही जिस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो ये 96 से एनटीपी में जैसे ये पॉइंट्स पढ़ी हैं, तो आपने तो ये जस्ट छोटी सी चीज है, आपको पता है कि ये सब ऐसे फिनोमेना होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन पे हम आएंगे। नेक्स्ट आपके एनटीपी टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, और ये इलस्ट्रेशन जो है आपको पता है कि ये इलस्ट्रेशन जो है इसकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ पे एक सिंगल इस डायग्राम में काफी सारी चीजें आप जो है नोट भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, उसमें जैसे फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, और देन जो है एक जैसे ब्रेकिंग का अमल होता है PGL फास्फोग्लाइसिलएल्डिहाइड G3P या DHAP मॉलिक्यूल बनता है। दिस DHAP मॉलिक्यूल और PGL इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल। ये सारी सीक्वेंस से आपको याद है। ये तो हुई चलो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म। चाहे ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर जैसे स्टोर्ड, जैसे आपको पता है शुगर, स्टोर्ड शुगर इज द ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, और उसके बाद ATP मॉलिक्यूल जैसे बनते हैं, आपने देखा कि ये बाद में प्रोसेस होगा। चाहे ग्लाइकोजन हो, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और देन जो ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन की पाथवे में इंटर होने के बाद अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल बनेंगे। इसी तरह से आपको पता है कि हमारे जो है 3 टाइप्स के फूड्स हैं। कौन से 3 टाइप्स हैं? जैसे एक तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में चाहे ग्लाइकोजन हो या ग्लूकोज हो। दूसरा जो टाइप है फूड का उसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको पता है कि जब भी डाइजेस्ट होंगे, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। तो यही अमाइनो एसिड है, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड में यहाँ पे 2 पाथवे होते हैं, आइदर अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में आपको पता है क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है, और देन जो है इसमें ATPs वगैरह बनते हैं। या अमाइनो एसिड में भी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड।
दो पाथवे, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, जैसे हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और देन ये पाथवे, तो प्रोटीन्स के हवाले से दो पाथवे, प्रोटीन्स देन फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड, देन अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, यानी दोनों पाथवे मौजूद हैं। तो दोनों जगहों पे आएंगे तो आगे तो ये पाथवे यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का पाथवे मौजूद है, अल्टीमेटली एनर्जी बनेगी। जैसे हम यही कहते हैं ना कि जिससे थ्री मेजर टाइप ऑफ फूड्स हैं, हमारे जो फूड्स हैं मेजर फूड्स हैं उनके थ्री टाइप्स हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म, चाहे वो ग्लूकोज में हो या ग्लाइकोजन में हो, उसका पाथवे आपने देखा। दूसरा पाथवे है जैसे हम प्रोटीनियस डाइट यूज करते हैं, उसमें भी जैसे एनर्जी मिलती है, तो कैसे एनर्जी मिलेगी, इस फॉर्म में प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, एंड देन अमीनो एसिड्स के दो पाथवे हैं, आइदर ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं या they enter into they are converted into acetyl coenzyme that enters into the Krebs cycle। इसी तरह से प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीनियस फूड हम जो खाते हैं कंज्यूम करते हैं, तो वो भी आगे जाके सेलुलर रेस्पिरेशन की पाथवे तक आता है। इसी तरह से तीसरा जो मेजर फूड है, थर्ड नंबर पे जैसे मेजर फूड है, उस फूड का जैसे नेम है, यकीनन आपको पता है, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं। उनके हवाले से क्या है, उनके हवाले से अगर आप देखेंगे, फैट्स की डाइजेशन किस में होती है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में होती है। आपको मालूम है, जैसे आप जैसे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे ये फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल कहाँ से आए, यकीनन जैसे ट्राइग्लाइसराइड जो फैट्स हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड जो दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, एक पाथवे है मेटाबॉलिक पाथवे, फैटी एसिड्स आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, और जो ग्लाइसरॉल दूसरा कंपोनेंट था, ग्लाइसरॉल्स आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू G3P या DHAP या PGL में कन्वर्ट होता है। तो फैटी एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में होंगे कन्वर्ट होंगे तो अगेन ये क्रैब साइकिल में आएंगे। अगर ग्लाइसरॉल जो कन्वर्ट होते हैं पीजीएल में आएंगे तो आगे पाथवे ये मौजूद है, पायरुविक एसिड देन एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर्स इनटू द क्रैब साइकिल। इसी तरह से जैसे आपने देखा प्रोटीन्स की जब डाइजेशन हुई तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुए, और अमीनो एसिड की फर्दर जो दे मे बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड और दे मे बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, और देन ये जो इस पाथवे में आगे। तो इसी तरह से जो फूड होते हैं हमारे मेजर फूड्स होते हैं, अल्टीमेटली इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। यही सेम डायग्राम हमारे 96 पेज पे मौजूद है, होपफुली आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। बाकी ये रिएक्शन कैसे होते हैं ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। मोर ओवर जैसे थोड़ी सी पॉइंट है, ग्लाइसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट, और देन ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट इज देन ऑक्सीडाइज्ड टू DHAP या जिसे G3P कहते हैं, या ये फास्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड भी कहते हैं, PGL भी कहते हैं। तो ये एक पाथवे है जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं बताया गया। या फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम बाय मींस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ऐसी चीजें याद करनी नहीं है कि फैटी एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम में मिलते होते हैं, या अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू टू एसिटाइल कोएंजाइम में या पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में या पायरुवेट। तो ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपको मीन्स इनके लिए याद करना जरूरी नहीं है कि ये मीन्स किस पाथवे के जरिए होते हैं, बट आपको ये इलस्ट्रेशन एटलीस्ट याद करनी है कि जैसे फैट्स है ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में जैसे कन्वर्ट होते हैं, तो ग्लाइसरॉल जो है वो पीजीएल में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स जो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड में be converted into may be converted into pyruvic acid or amino acid may be converted into acetyl coenzyme में। इसी तरह से एक और जो पॉइंट है जो हमारे एनटीबी के टेक्स्ट में है, एनटीबी के अभी जो हम टेक्स्ट आएगा उसमें हम जैसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे डी अमाइनेशन भी होती है, अमाइनो एसिड की डी अमाइनेशन होती है। डी अमाइनेशन की मीनिंग ये होती है, जैसे आपको पता है कि रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डी अमाइनेशन, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डी अमाइनेशन। तो डी अमाइनेशन में जैसे अमाइनो ग्रुप जैसे रिमूवल हुआ तो आगे जाके ये अमोनिया बनेगी, और अमोनिया जो आपको पता है कि लिवर के अंदर यूरिया साइकिल होता है, और देन इसी में से आगे जाके जैसे यूरिया साइकिल में यूरिया बनने का जो अमल होता है। तो इस तरह से ये फर्दर जो है अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में जो हमारे एनटीबी में टेक्स्ट की सूरत में मौजूद है, एनटीबी जो अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं, एनटीबी भी टेक्स्ट की सूरत में मौजूद है। ठीक है, तो एनटीबी में टेक्स्ट की सूरत में ये मौजूद है।
अच्छा, इससे पहले कि ये थोड़े से हम इस पॉइंट पे जाएं तो हम यहाँ पे जैसे जनरल फूड्स हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे ट्राइग्लिसराइड है, वो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, और फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल भी आगे जाके जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में देन सिट्रिक एसिड वगैरह होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज, और देन ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे प्रोटीन्स अमाइनो एसिड, ये भी जैसे अल्टीमेटली जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट बनते हैं, और देन जो है वाट जैसे एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो फूड कोई भी होता है, जिस तरह से अल्टीमेटली फूड की डाइजेशन हुई तो इसमें ये अमल होता है, एटीपी बनेगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की पाथवे में आएगी। मोर ओवर एक और जैसे इलस्ट्रेशन है कि अनदर इलस्ट्रेशन है, जैसे चाहे वो प्रोटीन्स हो, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, जैसे स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो, स्टार्च और ग्लाइकोजन होगी तभी इट इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, लिपिड्स होंगे तो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो आपने देखा कि अमाइनो एसिड जो है ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में भी, फैटी एसिड भी जैसे पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट होते हैं, देन ये सिट्रिक एसिड साइकिल एनटीपी में 97 पे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फैट्स एंड प्रोटीन जो हेडिंग है, इनमें क्या होता है, व्हेन अ फैट इज यूज्ड एज एनर्जी सोर्स इट ब्रेक्स इनटू ग्लाइसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड। ये तो आप सब स्टूडेंट को मालूम है कि जब फैट की ब्रेकडाउन होती है या फैट जैसे उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में वो कन्वर्ट होती है, फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो ग्लाइसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू G3P मॉलिक्यूल और DHAP। थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन में भी देखा, ग्लाइसरॉल जो DHAP और G3P मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और फैटी एसिड होते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। सो मेटाबोलाइट्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, अभी थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन में देखा था, कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, विच एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। इलस्ट्रेशन में ये जस्ट आपके लिए दो नई पॉइंट्स हैं, बाकी तो हमने सारी इलस्ट्रेशन के अंदर हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था, याद कर लिया था। यानी अगर एक 18 कार्बन की फैटी एसिड होगी तो 18 कार्बन है तो यकीनन 80 कार्बन जो है फैटी एसिड के है और फैटी एसिड चेन के अंदर है। तो आपको पता है फैटी एसिड से क्या बनना है, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम आपको पता है 2 कार्बन का है, तो यानी अगर 18 चेन की जो 18 चेन जिस तरह से अगर फैटी एसिड के अंदर हो तो उसमें एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे, बिल्कुल हाफ, यानी बिकॉज 9 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। यही जो पॉइंट बताए गए, जैसे ये एक इलस्ट्रेशन है जो आपके पास इससे मौजूद है, इसमें अगर हम देखेंगे कार्बन 1 2, जैसे यहाँ पे इवन लाइन भी दी गई है, आपको शायद ये पेज मिला होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसी तरह से अगर 16 कार्बन है, 16 कार्बन है तो यानी 8 जो है एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। अगर जैसे 18 कार्बन है तो 9 एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे। वाई, बिकॉज जैसे जितने कार्बन की जो तादाद होगी फैटी एसिड की चेन, तो वो जब दो दो की सूरत में दायरा एसिटाइल कोएंजाइम है ही 2 कार्बन कंपाउंड, उसमें ब्रेक होता है। तो इस तरह से ये एक ही नई पॉइंट है, बाकी ये सारी चीजें आपने इलस्ट्रेशन में पढ़ ली हैं, एक ही नई पॉइंट है, दैट इज अगर जो है फैटी एसिड की चेन जो है वो जितने कार्बन मालिक्यूल होगी उसके हाफ जो होंगे वो उसमें इतने एसिटाइल को एंजाइम के मालिक्यूल बनेंगे। बाकी हमने नोट कर लिया। अब हम आते हैं प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म की तरफ। अब हम आते हैं प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के हवाले से अगर हम देखें कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में जैसे आपने देखा प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इनटू अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जैसे आपको पता है कि इधर जो पायरुविक एसिड बनाते हैं या एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी कन्वर्ट होते हैं। और तीसरा पाथवे था कि यानी अमाइनो ग्रुप की रिमूवल के बाद, अमाइनो ग्रुप की रिमूवल के बाद उसमें अमोनिया बनती है, देन लिवर के अंदर उसमें यूरिया बनती है, यूरिया साइकिल के दौरान, वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस है। बस इतनी सी छोटी पॉइंट, यही सेम पॉइंट्स आपने एसटीबी के इंटर क्लास में, एसटीबी के इंटर क्लास में चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस का जो हेडिंग थी उसमें लिवर फंक्शंस ऑफ लिवर, उसमें ये पॉइंट शामिल थी, आप स्टूडेंट्स को याद होगा। की मेटाबॉलिज्म के हवाले से प्रोटीन जैसे हाइड्रोलिसिस और ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन अमाइनो एसिड्स, आपको पता है
whose R group size determines whether carbon chain is oxidized in glycolysis or Krebs cycle. तो देन आर ग्रुप के आपको पता है आर ग्रुप के ही बेसिस पे 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। आर ग्रुप की बेसिस पे अब ये डिटरमाइन होगा कि कार्बन चेन इज ऑक्सीडाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल, ऑक्सीडाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस या Krebs साइकिल के अंदर। जिससे ऑक्सीडाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस तो आपको पता है कि जैसे इसमें दो ही पाथवे होते हैं अमाइनो एसिड में, या पायरुविक एसिड बनता है या उसमें एसिटाइल कोएंजाइम भी बनता है। तो कार्बन चेन इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, लिवर के अंदर ये जैसे प्रोड्यूस होती है व्हेन अमाइनो एसिड अंडरगो डीअमाइनेशन। तो जब सबसे पहले जैसे ये अमाइनो एसिड है उसमें जब डीअमाइनेशन की मीनिंग है रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप टॉक्सिक मटेरियल, ये रिमूव हो जाएगा तो देन ये यूरिया साइकिल में इंटर होके जो यूरिया बनाएगा। ये साइकिल जो लिवर में होता है, और जो एक यूरिया तो एक्चुअली इतना जो है हाईली टॉक्सिक नहीं है, बट अमोनिया बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक होती है। देन ये पार्ट यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बाकी ये रिमेनिंग पार्ट जो है जैसे जिसमें रिमेनिंग पार्ट क्या है, जैसे आपको पता है कि अमाइनो एसिड के अंदर आपने देखा कि जैसे एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप NH2 अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये R था। जब ये अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ, बाकी ये रेजिड्यू ऑफ द अमाइनो एसिड है, ये पार्ट है रेजिड्यू जो अमाइनो एसिड का, इसे हम कहेंगे कार्बन। अब ये स्केलेटन है, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम भी बन सकता है, और एसिटाइल कोएंजाइम आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में Krebs साइकिल में इंटर होता है, तो इसी तरह से जो आके एनर्जी बनती है। या इसी तरह से जो आप देखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम डायरेक्टली भी बन सकता है, और आपने ये भी देखा है कि जैसे कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो पायरुविक एसिड में भी कन्वर्ट होते हैं, और देन पायरुविक एसिड से देन उस पाथवे में एंटर होके देन एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम के बाद Krebs साइकिल में आते हैं। जो इलस्ट्रेशन थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी कि अमाइनो एसिड अंडरगो डीअमाइनेशन यानी रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो ग्रुप बिकम्स अमोनिया। इसी अमाइनो ग्रुप में से आगे NH3 और अमोनिया बनेगी which enters into the urea cycle and becomes a part of the urine। जैसे यानी NH3 है अमाइनो ग्रुप, NH2 उसमें आगे अमोनिया बनी, NH3 अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, लिवर के अंदर जो है यूरिया साइकिल होता है, और यूरिया साइकिल के जरिए अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और देन यूरिया जो है यूरिन की सूरत में पास आउट हो जाता है। यही बात बताई गई है, और ये सारी चीजें जैसे आपकी पढ़ी हुई है, कोई इतना बिग भी जैसे के टॉपिक वो नहीं है। अमाइनो एसिड से रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड हुआ है अमल, तो उसे हम कहेंगे डीअमाइनेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन यानी रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप हुआ है, और देन जैसे आपको पता है उसी में से आगे अमोनिया बनती है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, और अमोनिया लिवर के अंदर लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट होती है, एंड देन यूरिया जो बनने के बाद यूरिन का हिस्सा बन के जैसे यूरिन की सूरत में पास आउट हो जाता है। तो ये पॉइंट बताई गई है इस जैसे अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के हवाले से। ठीक है, ये बात बताई गई है अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के हवाले से, जो हमने इलस्ट्रेशन में भी जैसे पढ़ी थी। ये हमारी लास्ट रीडिंग थी, और इसके बाद जैसे ये बायो एनर्जेटिक्स का ये सेक्शन अब हमारा कंप्लीट हुआ। बायो एनर्जेटिक्स का ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, और मोर ओवर दोबारा भी एक बार और भी देख लें कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ क्या है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जैसे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू जैसे PGAL, जैसे आप DHAP और G3P मॉलिक्यूल कहते हैं। G3P ग्लाइसिलल्डिहाइड 3 फास्फेट, PGL फास्फोग्लाइसिलल्डिहाइड, या DHAP भी कहते हैं। जिससे आपको पता है कि ग्लूकोज जो सबसे पहले G3P मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, और देन जो आगे फर्दर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो उसमें पायरुविक एसिड बना है। तो इसी तरह से पायरुविक एसिड बनने के बाद यही सेम एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर हुआ, और देन Krebs साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के जरिए जैसे आपको पता है कि यहाँ पे एनर्जी और ATP मॉलिक्यूल बने। तो यानी ये है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और देन ये पाथवे। इसी तरह से जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म आपको पता है, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, अमाइनो एसिड में बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, अमाइनो एसिड में डीअमाइनेशन होगी, अमोनिया बनेगी, यूरिया साइकिल के जरिए यूरिया जो है ये पास आउट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो कंपोनेंट है फैट्स का है, तो फैट्स में जैसे
Fats are broken down into fatty acid and glycerol. Fatty acid may be converted into acetyl coenzyme or glycerol may be converted into DHAP or G3P molecule, और ये सेम दोबारा से वापस इसी जो है पाथवे के अंदर आ जाएंगे। तो होपफुली आपने ये इसको समझ लिया होगा। ये बायो एनर्जेटिक्स का जो पोर्शन है आपने समझ लिया होगा। और ओवरऑल जैसे आप देखें, अगर इलस्ट्रेशन फॉर्म में देखें ओवरऑल, जैसे बायो एनर्जेटिक्स का पोर्शन, बायो एनर्जेटिक्स में आपने जैसे देखा कि जैसे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस का अमल हुआ था, कहाँ पे हुआ था? साइटोसोल में, जिसमें क्या हुआ था? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन, पायरुविक एसिड 3 कार्बन, ऐसे 2 मॉलिक्यूल बने थे, आप स्टूडेंट को याद होगा। प्लस में यहाँ पे एनर्जी भी बनी थी, हाउ मच? 2 एटीपी मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की बनी थी। इसी तरह से आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जैसे पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड सबसे पहले किस में आया? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आया। क्या फॉर्म हुई थी? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने का अमल हुआ था, जिसे हम कहेंगे लिंक रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन, जिसे एक और भी टर्म देते हैं ये जैसे पायरुवेट ऑक्सीडेशन हुई है, तो उसकी वजह से जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल, और देन एटीपी मॉलिक्यूल बना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे स्ट्रक्चर है उसमें आपने देखा कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और इसमें फोल्ड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टा कहते हैं। एंजाइम्स एंड कोएंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन आर लोकेटेड ऑन द क्रिस्टा। ये सारे जो है क्रिस्टा हैं, इसमें एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन आर लोकेटेड ऑन क्रिस्टा। जैसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ये अमल जो क्रिस्टा के अंदर होता है, क्रिस्टा के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से जो आपने काउंट बनाया था ग्लाइकोलिसिस के जरिए, जैसे हाउ मेनी NADH, जैसे 2 NADH बने थे, और इसी तरह से आपने देखा कि लिंक रिएक्शन के अंदर भी 2 NADH बने थे। इसी तरह से आपने देखा कि क्रेब्स साइकिल के अंदर जैसे 6 NADH बने थे, ये भी आपने पॉइंट नोट की थी। क्रेब्स साइकिल के अंदर जैसे 2 FADH बने थे। अब यही जो है जितने भी हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आएंगे? ये आएंगे, जैसे आज जैसे बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट जो अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद जैसे आप कहेंगे ना, इस चैप्टर के बाद बायोलॉजी तो है ही नहीं, जैसे सब आपको याद है। उसके बाद जैसे आप देखेंगे कि ये जो क्रिस्टा है, जो इनकम्प्लीट जैसे पार्टीशन है, फोल्ड्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, जिसे कीमियोस्मोसिस कहते हैं, उसके जरिए एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। हाउ मेनी एटीपी? इनके जरिए जो है 32 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। बाकी क्रेब साइकिल के अंदर जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में भी 2 एटीपी मॉलिक्यूल बने थे, और 2 एटीपी मॉलिक्यूल जैसे ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 एटीपी मॉलिक्यूल बने थे। तो 32 वो और ये 4, ये हो गए 36 मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। इसी तरह से 6 CO2 का भी काउंट आपने बनाया, वो कहाँ भी बनते हैं? लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के दौरान भी 2 CO2 बनते हैं, और क्रेब साइकिल के दौरान भी 4 CO2 बनते हैं। इस तरह से टोटल जो है 6 CO2 बनते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। ये भी इस तरह से आप जैसे नोट कर सकते हैं। कई तरीके हैं जिसमें आप ओवरऑल जैसे काउंट भी बना सकते हैं, प्लस में जैसे कितने मॉलिक्यूल जो हर एक चीज के बनते हैं, कितने उसमें एटीपी बनते हैं। प्लस में एक और भी पॉइंट है, जैसे कार्बन कंटेनिंग जो है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कितने कार्बन के एटम होंगे ये भी याद करेंगे। खास तौर पे जैसे एक क्रेब साइकिल का एक जैसे साइकिल है, तो उसमें जो सीरीज ऑफ एक जैसे इवेंट्स होते हैं साइक्लिक मैनर में होते हैं, तो उसमें कौन कौन से जैसे तरतीब से होने, तो उसमें जैसे एक निमोनिक्स है, रेगुलर क्लास में शायद मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मरतबा बताया है कि वो निमोनिक है कि क्रेब साइकिल को याद करने के लिए, क्रेब साइकिल को याद करने के लिए निमोनिक ये है कि अवर सिटी is kept safe and secure from mobsters। अवर सिटी एक सेंटेंस है, जैसे निमोनिक्स है, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। अवर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मोबस्टर। O stands for oxaloacetic acid, oxaloacetic acid, सबसे पहले oxaloacetic acid। C stands for citric acid, citric acid। I stands for isocitric,
isocitrate or isocitric acid or isocitrate. K stands for alpha ketoglutaric acid, ketoglutaric acid तरतीब है, कीटोग्लूटेरिक एसिड। उसके बाद S stands for सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट, सक्सिनेट के बाद F stands for फ्यूमेरेट, F stands for फ्यूमेरेट, M stands for मैलेट, और मैलेट और मैलिक एसिड से वापस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। होपफुली आपने ये ट्रिक कभी यूज की होगी, तो मीन्स ये सारी चीजें आपको याद हो। अब आते हैं यहाँ पे में नंबर ऑफ कार्बन कैसे याद करना है। जैसे आपको पता है OA इज 4 कार्बन, सिट्रिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल 6 कार्बन बनता है, आइसोसिट्रिक इसका आइसोमर है, ये भी 6 कार्बन है। यहाँ से CO2 एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड फर्स्ट टाइम जो है ये 5 कार्बन बनता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में सक्सिनिल कोएंजाइम बनता है, इस जगह पे भी मीन्स एक CO2 जैसे रिमूव होती है, तो यहाँ पे भी जैसे अब ये 4 कार्बन बन गए। उसके बाद जितने भी आगे जो मॉलिक्यूल हैं ये सब 4 कार्बन के हैं, मैलिक एसिड, और देन मैलिक एसिड के बाद वापस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सो यासीन साहब एंड मुजीबुर रहमान साहब एंड विशान साहब, हनीफ साहब, स्टूडेंट ने ये सीरीज समझी है या नहीं समझी? ये सिट्रिक एसिड साइकिल का जो ये जितने कंपोनेंट है 1 बाय 1 जो है, अब इनको याद होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, ये एक ट्रिक है, यस या नो, यस ज्यादा है, नो है, तो ताकि दोबारा रिपीट करें। जैसे आज जैसे ना पूरा टाइम मैंने दिया है, हालांकि इसमें इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं थी, फिर भी 1 आवर से भी ज्यादा जो है सेलुलर रेस्पिरेशन भी हमने दिया है ताकि ये टॉपिक आप आसानी से याद रखें। मुजीबुर रहमान साहब, यस सर, थैंक यू। आप इसी तरह से आप पढ़ते रहेंगे, यकीनन तो आपके लिए एंट्री टेस्ट कोई इशू ही नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, जस्ट एक साइकोलॉजिकल वार है। आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 100% रिजल्ट दे सकते हैं, आप में बिल्कुल पोटेंशियल है। देखिए ना, पहले जब आप पढ़ रहे थे बायो एनर्जेटिक्स जब स्टार्ट आपने लिया था, तो आप जैसे डेली एक नया टॉपिक आता था आपके जैसे लिए एक परेशानी का सबब बन रहा था कि अब हम कैसे कर पाएंगे। बट जब आपने बायो एनर्जेटिक्स में ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन और सिट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ लिए, तो आप देखिए आप कितने रिलैक्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, उसके बाद या लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल है, तो एंट्री टेस्ट से पहले 1-2 दिन भी आप ऐसे रिलैक्स फील करेंगे जैसे आज आप रिलैक्स फील कर रहे हैं कि हमने पढ़ लिया है, हमने सीख लिया है, हमने याद कर लिया, अब कोई भी सवाल होगा हम हल कर पाएंगे। तो ये एक जैसे एसाब की जैसे जंग है, नर्वस एक जैसे स्टूडेंट टेंशन लेते हैं बिला वजह, जिसमें इतने लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन जैसे ना, सबसे पहले आपको टेंशन नहीं लेना है। तो वही बात कि आपने जैसे पढ़ लिया है, बस आप इनको जो है समराइज करें, जहन में रखें, और यकीनन आप जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा फोटोसिंथेसिस की एक हेडिंग छोटी सी करें या नहीं? यस या नो? थोड़े से 5 मिनट बचे हैं, कहें तो फोटोसिंथेसिस को आज स्टार्ट थोड़ा करें, अदरवाइज इसको हम कल पे रखें। मुजीबुर रहमान साहब, यस नो? हाँ,